मूवी शुरू होती है 1962 के एक इटालियन शिप से जिसका नाम है क्रेत्जा। फ्रांसिस्का नाम का एक सिंगर उधर गाना गा रही थी और सब लोग अपने पार्टनर्स के साथ डांस कर रहे थे, लेकिन इतने सारे लोगों के बीच एक छोटी बच्ची जिसका नाम है केटी अकेली बैठी थी क्योंकि उसके पास डांस करने के लिए कोई भी पार्टनर नहीं था। शिप का कैप्टन ये नोटिस करते हैं और उसे डांस फ्लोर पे ले आते हैं, बट ये लाइवली पार्टी बहुत जल्दी एक ड्रेडफुल पार्टी में बदल जाती है जब एक अननोन हैंड एक लीवर को लिफ्ट करता है और इसी के साथ एक वायर कॉर्ड टाइट हो जाता है। तभी ये वायर डांस फ्लोर में मौजूद सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को काट देता है और उनकी बॉडीज एक एक करके डांस फ्लोर पे गिरने लगती है। अब बस केटी बच गई थी क्योंकि उसकी हाइट कम होने के कारण ये वायर उस तक नहीं पहुंचा था। फिर हमें 40 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। उधर 6 लोगों का एक क्रू समुंदर से एक वेसल को रेस्क्यू करते हैं। कैप्टन मर्फी इस टीम को लीड करते हैं और सक्सेसफुली इस वेसल को किनारे तक ले आते हैं। फिर ये ग्रुप पब में जाते हैं इसे सेलिब्रेट करने। उधर उन्हें उनका पुराना दोस्त मिलता है जिसका नाम है जैक। वो भी मेरीन बिजनेस में काम करता है और उसने 1962 के एक घोस्ट शिप के बारे में सुना है। एक र्यूमर है कि इस शिप में बहुत सारा गोल्ड था, लेकिन वो पिछले 40 साल से मिसिंग है। अब जो आदमी इस शिप को किनारे तक ले आएगा उसे मुंह मांगी कीमत दिया जाएगा। ये सुन के क्रू मेंबर्स लालच में पड़ जाते हैं और अगले दिन उस शिप को ढूंढने निकल पड़ते हैं। कुछ घंटे बाद वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं, लेकिन ट्रैकर में कोई भी शिप डिटेक्ट नहीं करता। अब अच्छी तरह से चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि ये इंफॉर्मेशन गलत था। तब वो अपनी बोट को घुमाने ही वाले थे, लेकिन तभी उनके सामने एक बहुत बड़ा कमर्शियल शिप आ जाता है। उनकी बोट शिप से टकरा जाती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ज्यादा नहीं था, इसलिए वो बच जाते हैं। अब सारे क्रू मेंबर्स उस शिप में एंटर होते हैं, लेकिन इसके कुछ ही सेकंड्स में वो कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को नोटिस कर पाते हैं। पहले उन्हें कुछ रैंडम नॉइज सुनाई देती है, देन कुछ चीजों को इधर से उधर मूव करते हुए देख पाते हैं। वो सोचते हैं ये सब उनका वहम है, लेकिन हम देखते हैं उनके पीछे स्क्रबल मूव करके वेलकम अबॉर्ड लिखा हुआ आता है। फिर जब ये लोग अपर डेक पे जाते हैं तब उनका एक क्रू मेंबर मुंडर एक होल के अंदर गिर जाता है, पर इस ग्रुप की ओनली फीमेल मेंबर मॉरिन उसे खींचकर ऊपर ले आती है। इसी दौरान वो छोटी बच्ची केटी जिसे हम मूवी के शुरू में देखे थे वो बैकग्राउंड में दिखाई देती है एंड विद इन अ सेकेंड वो गायब हो जाती है। मॉरिन को ये समझने का टाइम ही नहीं मिलता कि केटी रियल है या फिर उसका वहम है। मॉरिन इस इंसिडेंट से अनईजी फील करती है, पर इसके बारे में वो किसी को कुछ नहीं बताती। इसके कुछ देर बाद उन्हें एक डिजिटल वॉच मिलता है। अब इस तरह की वॉचेस 1962 में नहीं मिलती थी। इससे वो समझ जाते हैं कि उनके पहले इस शिप में और भी कोई आया था। फिर कैप्टन डिसाइड करते हैं वो लोग इधर कल भी छानबीन करेंगे क्योंकि ये शिप साइज में बहुत ही बड़ा है। दिन रात को मॉरिन जब अकेली बैठी थी तब जैक उसके पास जाता है। वो नोटिस करता है मुंडर को सेव करने के बाद से मॉरिन थोड़ी सी टेंस है। फिर जब वो जैक को उस छोटी बच्ची के बारे में बताती है तब कुछ सेकंड्स के लिए जैक चुप हो जाता है। इससे साफ पता चलता है कि जैक को कुछ न कुछ जरूर पता है, लेकिन वो छुपा रहा है। वो मॉरिन को कुछ घंटे सोने के लिए कहता है, इससे उसका हेलुसिनेशन दूर हो जाएगा। अगली सुबह ये लोग फिर से अपना छानबीन कंटिन्यू करते हैं। तब वो नोटिस करते हैं शिप के नीचे का पोर्शन डैमेज हो चुका है और शिप धीरे धीरे डूब रहा है। वो डिसाइड करते हैं अगले 3 दिन वो इधर ही रहेंगे और शिप को रिपेयर करेंगे, फिर शिप को लेकर किनारे पे लौट जाएंगे। तो ये लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। इस टाइम मॉरिन स्विमिंग पूल एरिया में पहुंच जाती है। उसे उधर बुलेट मार्क्स दिखता है जो बहुत ही अजीब था क्योंकि वो जानते थे सभी पैसेंजर्स की मौत तो डूबने से हुई थी। अब पूल से बाहर आते टाइम मॉरिन केटी के फेस टू फेस होती है। वो फौरन सीढ़ियों से गिर जाती है और उसके सर पे चोट लग जाती है, लेकिन पीछे मुड़ के देखने पर उधर जैक खड़ा था, पर कुछ ही सेकंड्स पहले तो उधर केटी थी। ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं, पर वो नोटिस नहीं करते मॉरिन का ब्लड अपने आप गायब होने लगता है। इसके कुछ ही देर में बुलेट होल से खून निकलने लगता है और स्विमिंग पूल खून से पूरा भर जाता है। फिर जैक और मॉरिन लॉन्ड्री रूम में जाते हैं। तब उन्हें एक दरवाजा दिखता है जो शिप के ब्लूप्रिंट में मेंशन नहीं किया था। अब इस दरवाजे को खोलते ही ये लोग पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं और इस रूम से कुछ म्यूटिलेटेड लाश भी निकलती है। जैक और मॉरिन दोनों ही पैनिक करते हुए यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो जिस दरवाजे से अंदर आए थे वो अपने आप ही बंद हो जाता है। अब उनके पास और कोई ऑप्शन ना होने के कारण वो शिप के और भी अंदर जाने लगते हैं। इसी दौरान कैप्टन मर्फी इस शिप के कैप्टन के रूम में जाता है। तब मिरर में उसे इस शिप के ओरिजिनल कैप्टन दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर मर्फी डर जाता है और फौरन यहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ ग्रियर इन सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से अनजान था। वो अपना काम कर रहा था,
पर तभी उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। दरअसल ये फ्रांसेस्का थी जो 1962 में गाना गा रही थी। ग्रियर इस आवाज के सोर्स को ढूंढते हुए जाता है, लेकिन जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता तब वो वापस लौट आता है। पर हम देखते हैं फ्रांसेस्का उसके पीछे ही बैठी थी और उस पर नजर रख रही थी। दूसरी तरफ जैक और मॉरिन को वो खजाना मिल जाता है जिसके लिए ये लोग इधर आए थे। इसे देखकर ये लोग बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। अब इनको इस शिप को रिपेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, वो लोग इस खजाने को लेकर यहाँ से जा सकते हैं। फिर सभी लोग मिलकर इस खजाने को बोट पर लोड करते हैं और मैकेनिक सैंटोस इंजन को क्लीन करने लगता है ताकि वो लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल सके। लेकिन उसके पीछे कोई जानबूझकर प्रोपेन सिलेंडर को लीक कर देता है। इससे बोट ब्लास्ट हो जाता है और सैंटोस की भी मौत हो जाती है। ये देखकर सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें सैंटोस के लिए दुख भी होता है। ऊपर से ये लोग इस शिप में ही फंस जाते हैं, तो उन्हें किनारे तक जाने के लिए इस शिप को रिपेयर करना ही होगा। एक्सप्लोशन के ठीक पहले मॉरिन को केटी फिर से दिखाई दी थी। उसे देखकर लग रहा था वो मॉरिन को एक्सप्लोशन के बारे में पहले से ही बताना चाहती थी, लेकिन कोई उसे रोक लेता है। अब मॉरिन को भी केटी के ऊपर इंटरेस्ट आने लगा था। वो पैसेंजर्स की रजिस्ट्री बुक चेक करती है और उसमें से उसे केटी का रूम नंबर मिल जाता है। लेकिन इस रूम में जाते ही मॉरिन शॉक से चिल्लाने लगती है। वो देखती है फांसी लगाने से केटी की मौत हो चुकी है और उसकी बॉडी अभी तक सीलिंग से लटक रही है। अब मॉरिन खुद को संभालती है, फिर केटी के गले से उसका नेकलेस ले लेती है। तभी केटी फिर से इस रूम में आती है और मॉरिन से उसका नेकलेस मांगती है। मॉरिन केटी के हाथ में नेकलेस को देने की कोशिश तो करती है, लेकिन यह नेकलेस केटी के हाथ से आर पार जा रहा था, जो देखकर ये क्लियर हो जाता है कि केटी एक जिंदा इंसान तो नहीं है। दूसरी तरफ किचन में दो क्रू मेंबर्स को फ्रेश फूड मिलता है। ये दोनों बिना कुछ सोचे समझे ही इसे खाने लगते हैं। शुरू में ये खाना बहुत ही टेस्टी लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर में इसका टेस्ट और स्मेल हॉरिबल होने लगता है। तब ये दोनों पैनिक करते हुए वॉमिट करने लगते हैं। फिर हम ग्रियर को देखते हैं जो बॉल रूम में पहुंच गया था। अचानक से सब कुछ नॉर्मल होने लगता है जैसा 1962 में था। इधर पार्टी चल रही थी और सब लोग क्लैपिंग कर रहे थे। तब फ्रांसेस्का ग्रियर के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वो उसे अपने रूम में ले जाने लगती है, लेकिन रूम में जाते टाइम ग्रियर का पैर फिसल जाता है और नीचे गिरने से उसकी मौत हो जाती है। और इसी के साथ हम लोग फ्रांसेस्का की डिफॉर्म्ड फेस को भी देख पाते हैं। इसी दौरान मर्फी कैप्टन्स रूम में पहुंच जाता है। तभी अचानक से एक बॉटल इधर से उधर मूव करना स्टार्ट करता है। फिर मर्फी नोटिस करता है शिप के कैप्टन ठीक उसके सामने ही बैठे हैं। वो उसे एक ड्रिंक ऑफर करते हैं। मर्फी को बिलीव नहीं हो रहा था उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, पर कैप्टन उसे हर्ट करने नहीं बल्कि उसके साथ कुछ बात करने आए थे। वो उसे एक लॉस्ट शिप के बारे में बताते हैं जिसका नाम था लॉरेली। 40 साल पहले लॉरेली शिप को ग्रेत्जा नाम के शिप ने डिस्कवर किया था और वो लोग अभी ग्रेत्जा पे ही बैठे हैं। पर लॉरेली को डिस्कवर करने के ठीक 2 दिन बाद ग्रेत्जा भी गायब हो जाती है। फिर कैप्टन मर्फी को एक फोटो दिखाते हैं जिसे देखकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। मीनवाइल केटी और मॉरिन भी उस रूम में बैठकर बात कर रहे थे। केटी कहती है 40 साल पहले जो लोग इधर मारे गए थे सब लोग एक ट्रैप में फंसे हुए हैं। उनकी मुक्ति नहीं हो रही है क्योंकि कोई पावरफुल शक्ति उन्हें शिप के साथ बांध कर रखी है। लेकिन अगर किसी भी तरह इस शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो सभी आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी। इससे पहले कि केटी उस पावरफुल इंसान के बारे में और भी कुछ बता पाती, इस रूम के दीवार के कलर्स अपने आप ही चेंज होने लगते हैं। ये देखकर केटी पैनिक करने लगती है और मॉरिन को फौरन यहाँ से भाग जाने बोलती है। दिन खुद भी गायब हो जाती है। उधर स्विमिंग पूल एरिया में मर्फी बाकी क्रू मेंबर्स को ढूंढ रहा था। उसे अब पता चल गया था कि किस लिए ये शिप गायब हुई थी, इसलिए वो जल्द से जल्द किनारे तक पहुंचना चाहता था। लेकिन तभी मैकेनिक सैंटोस की घोस्ट उसके ऊपर हमला कर देता है। अब ये हेलुसिनेशन इतना रियल था कि मॉरिन जब इधर आती है तब मर्फी को लगता है वो भी कोई घोस्ट है। मर्फी उस पर हमला करता है और कुछ भी करके उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तब मॉरिन उसके पैर में स्टैब करती है और इस तरह से अपनी जान बचाती है। तभी जैक इधर आता है और मर्फी को मार के बेहोश कर देता है। फिर उसे एक फिश टैंक के अंदर लॉक कर देता है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। अब सभी लोग उस खजाने को छोड़कर जितनी जल्दी हो सके किनारे तक पहुंचना चाहते हैं, इसलिए वो इस शिप को फिर से ठीक करना स्टार्ट कर देते हैं और कुछ ही घंटों में शिप पूरी तरह से ठीक हो जाती है। लेकिन ग्रियर का कुछ अता पता नहीं था। वो लाउंज एरिया में गया था पर वापस नहीं आया था, इसलिए सब लोग उसे लेकर परेशान थे। तो मॉरिन उसे ढूंढने जाती है। तब केटी फिर से उसके सामने आती है। वो अब मॉरिन को सब कुछ बताना चाहती है जो 40 साल पहले इस शिप में हुआ था। वो मॉरिन को अपने साथ 40 साल पहले ले जाती है। तब शिप में पार्टी चल रही थी। सब लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन किसी को पता नहीं था
कि को कैप्टन सारे क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर सभी पैसेंजर्स को खत्म करने का प्लान बना चुके थे और ऐसा वो किए थे उस खजाने को हड़पने के लिए। वो लोग खाने में चूहे मारने की दवा मिक्स कर देते हैं जिससे मैक्सिमम पैसेंजर्स की मौत हो जाती है। फिर कुछ लोग डांस फ्लोर में उस वायर की वजह से 2 टुकड़ों में कट जाते हैं और अब भी जो लोग जिंदा थे उन्हें पूल एरिया में शूट कर दिया जाता है। बेचारी केटी को भी घसीटते हुए उसके रूम में ले जाया जाता है, फिर सीलिंग के साथ उसे लटका दिया जाता है। दिन क्रू मेंबर्स खजाने के पास जाते हैं और जो जितना हो सके गोल्ड उठाने की कोशिश करते हैं, पर को कैप्टन ऐसा होने नहीं देता। फ्रांसेस्का के साथ मिलकर वो हर एक क्रू मेंबर्स को शूट कर देता है। फाइनली ये दोनों जिंदा थे, लेकिन फ्रांसेस्का उसे बिट्रे करती है और उसके सर पे गोली मारती है। हम देखते हैं उसका रियल लवर कोई और है जो इस पूरी घटना का मास्टरमाइंड है, लेकिन वो भी फ्रांसेस्का को बिट्रे करता है, एक हुक से उसे लटका देता है। देन हम देखते हैं ये आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक है। ही इज अ डिमोनिक स्पिरिट ऑफ अ सिनर। उसका काम है लोगों को पाप करने में मजबूर करना, देन उन्हें खत्म करके उनकी आत्मा को नरक में ले जाना। अब मॉरिन को सब कुछ समझ में आ चुका था। उसे याद आता है वो आदमी जैक था जिसने शिप के बारे में सबसे पहले उन्हें बताया था।